अध्यक्ष जी, अच्छा लगेगा। इनके बाद हमें कौन सुनेगा? श्री गुजराल जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए। वो मेरे पुराने मित्र हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी सूझबूझ है। मैं उनको बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करें। मुझे उनसे बड़ी आशाएं हैं थीं, लेकिन आज सवेरे जो उनका वक्तव्य पढ़ा मुझे थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में आज़ादी के दिनों की परंपराओं की याद दिलाई, जेल के सिक्चों में उन्होंने जो अनुभव किया था उसकी याद दिलाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की याद दिलाई, जिन लोगों ने शहादत पेश की है उनकी कुर्बानी की याद दिलाई, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा गरीबी, बेबसी, पीड़ा, दर्द, दुख को मिटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन न मालूम क्या हो गया है हमारे देश को। जो प्रधानमंत्री होता है वो यहीं से प्रारंभ करता है, उदारीकरण चलता रहेगा, विदेशी कंपनियां आती रहेंगी, देश की शोभा बढ़ती रहेगी। मैं समझता हूं कि सारी दुनिया का एक अनुभव है। सोमनाथ जी, आप ज़्यादा मुझसे समझते हैं। जहाँ जहाँ विदेशी कंपनियां गई हैं, हमारे मित्र आ गए, हमारे पुराने वित्त मंत्री और उससे पहले के कॉमर्स वाणिज्य मंत्री, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे पुराने मित्र हैं ये। इनसे मैंने कल कहा था आपके बजट से मैं 1% भी सहमत नहीं हूं, लेकिन आपकी योग्यता के कारण मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार में आ जाइए, क्योंकि आप ही जैसे लोगों की नेतृत्व की ज़रूरत है इस सरकार को। सोमनाथ चटर्जी जी कितना हो करें, वो इस सरकार को चलाने में कोई योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि जिस रास्ते पर यह सरकार चल पड़ी है, और हमारे मित्र गुजराल जी ने अपने वक्तव्य में जो कहा है, उससे हमें लगता है कि भारत एक ऐसी अंधेरी गली में जा रहा है जहां से इस देश को निकालना कोई आसान काम नहीं होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत उद्योगपतियों के बीच में जा कर के उदारीकरण का आश्वासन दे करके हम देश की भाषा को, परिभाषा को, देश की मानसिकता को कैसे बदल सकेंगे। अस्थायित्व की आप बात करते हैं, स्टेबिलिटी और स्टेटस को में अंतर होता है। अस्थायित्व तब आएगा जब लोगों की पीड़ा से अपनी नीतियों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। अस्थायित्व तब आएगा जब देश का मानस ये समझे कि कुछ जमाना बदल रहा है, ये चंद लोगों के लिए नहीं। हमारे जो वित्त मंत्री जी पुराने थे, उनके बजट में जो चंद लोगों के लिए भोग की वस्तुएं लाई जा रही हैं, अगर उस पर प्रसन्नता जाहिर की जा रही है, उसी प्रसन्नता को अगर आप भारत की प्रसन्नता मानते हैं, तो आप याद रखिए लोगों की भावनाएं भड़केंगी, अशांति होगी, अराजकता बढ़ेगी। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, वायलेंस इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ सप्रेस्ड फीलिंग। आज देश में लोगों की भावनाएं दबी हुई हैं, कुचली हुई हैं, और आज वो हमसे एक दूसरी आशा करते हैं। हम अध्यक्ष महोदय आपके जरिए अपने मित्र प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे, थोड़ी भाषा बदलिए। मैं नहीं कहता उदारीकरण की नीति आप बदल सकते हैं या आपको उसको प्रयास करना चाहिए, करें। अगर कोशिश करेंगे तो शायद सरकार जितने दिन चलने वाली है उतने दिन भी नहीं चलेगी। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार रहे, तो वो आप कोई ठोस कदम तो नहीं उठा सकेंगे, लेकिन आवाज़ बदलिए। मैंने जब कांग्रेस के मित्रों से कहा था कोई दुराव की भावना से नहीं, कांग्रेस हमेशा गरीब लोगों की भाषा बोलती रही है। गरीबी के लिए कितना किया उस सवाल में हम, उस समस्या में, विवाद में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा पिछड़े इलाकों की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक बराबर ये बातें कही जाती रहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये आंचलिक विषमता जिसको रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं, अगर बढ़ता गया तो ये देश टूट जाएगा। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी, आज की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो विषमता बढ़ाएंगी, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में विषमता बढ़ाएंगी, इलाके इलाके के बीच में विषमता बढ़ाएंगी। हमारे मित्र वेंकट स्वामी जी व्यर्थ ही हम पर नाराज हुए। उनके अध्यक्ष का मैंने नाम अपने भाषण में कभी नहीं लिया था। मैं अपने को इस योग्य ही नहीं मानता कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। अनायास ही वो नाराज हो गए। लेकिन मैं उनसे जरूर ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक अंडरटेकिंग को समाप्त करने के लिए देवे गौड़ा मौजूद जिम्मे उत्तरदायी नहीं थे, उसको समाप्त करने का काम हमारे परम मित्र मनमोहन सिंह जी ने प्रारंभ किया था। और आप लोग जहाँ बैठे हुए आप उस दिनों को याद करते होंगे। पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट, अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट का काम
बड़े जोरों से आप बोलते थे, आज भाषा क्यों, आज आपकी वाणी चुप क्यों हो गई? इसलिए दूसरे पर आरोप मत लगाइए। कांग्रेस के मित्र हमसे नाराज मत हो। ये कांग्रेस का पुरानी संस्कृति है, जो जा रहा हो उसको ठोकर मारो, जो आ रहा हो उसके नमन करो। इससे देश नहीं बनता। मैं आपको पूछता हूँ, उस दिन वाणी मौन थी हमारे मित्र शरद पवार की, आज सारे अवगुण दिखाई पड़ने लगे देवेगौड़ा में। और याद रखिए, देवेगौड़ा के साथ ही आपने नहीं किया है, हमारे बुजुर्ग मित्र नरसिंहा राव के साथ भी आप लोगों ने यही किया। ये भारत की शिष्टाचार नहीं है, ये कांग्रेस का शिष्टाचार नहीं है। अगर राजनीति में सामान्य शिष्टाचार नहीं रहेगा तो हम कोई नया देश नहीं बना सकते। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अटल जी की अगर हम इज्जत नहीं कर सकते, अगर सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता की हम इज्जत नहीं कर सकते, अगर हम नरसिंहा राव को सम्मान के सूचक शब्द नहीं कर सकते, तो हम और कुछ कर सकते हैं जो इन बड़े लोगों की मर्यादा की जिंदगी नहीं दे सकता। वो 40 करोड़ बेबस लाचार लोगों की मर्यादा की जिंदगी देने का कभी हामी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ, सामान्य शिष्टाचार का निर्वाह और क्रांतिकारी विचार दोनों में कोई अंतर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। सुषमा जी ने आज बहुत अच्छा भाषण दिया, मैंने उनको बधाई का एक नोट लिख करके भेजा। लेकिन सुषमा जी जब अपना भाषण देने लगती हैं तो कभी कभी गलतफहमी भी बहुत पैदा कर देती है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं उन लिस्ट में नहीं हूँ जिनका आपने नाम लिया था। हमसे किसी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस नहीं लिया था। सुषमा जी आप जानती हैं, मेरे इस्तीफा त्याग पत्र देने के बाद भी उस समय के कांग्रेस के नेता बराबर कहते रहे, मैंने तो समर्थन वापस नहीं लिया, चंद्रशेखर जी ने त्याग पत्र बिल्कुल पहले दे दिया। मैं उसकी इंतजार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री का पद, व्यक्ति कोई हो, वो प्रधानमंत्री का पद राष्ट्र के सम्मान का पद है, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे नरसिंह राव हो, चाहे गुजराल हो, वो 90-95 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक देश के प्रधानमंत्री का संतोष मोहन देव जी, अगर आपकी ओर से या मेरी ओर से अपमान होता है तो राष्ट्र का अपमान है। अगर ये मौलिक बात हम नहीं समझते हैं तो हम संसदीय जनतंत्र नहीं चला सकते। उस दिन भी जब मैंने भाषण दिया था तो इसी भावना से दिया था, किसी व्यक्ति से मेरा लेना देना नहीं। देवेगौड़ा जी हमारे मित्र हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। देवेगौड़ा का अपमानित करके हम देश के सम्मान को नहीं बढ़ा सकते थे। आपको नाराजगी थी, नाराजगी जायज हो सकती है अध्यक्ष महोदय, उसको वापिस समर्थन वापस लेने के लिए अवसर हो सकता था। मुझे विश्वास है कि आप इन मौलिक बातों को सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। सब दोष कल के प्रधानमंत्री पर, वित्त मंत्री पर मत डाल दीजिए। महंगाई बढ़ी है, निर्यात कम हो गया है, वेंकट स्वामी ने एक पूरी चार्जशीट लगा दी उस वित्त मंत्री पर जो जा रहा है। चिदम्बरम जी, अगर शायद आप होते उस कुर्सी पर तो यह चार्ज आपके कांग्रेस के लोग नहीं लगाते, लेकिन इसमें कुछ आपका भी हाथ है। आपका माने चिदम्बरम जी का नहीं, कांग्रेस के मित्रों का। चिदम्बरम जी ने तो 5% उसमें योगदान किया हो, 95% तो हमारे योग्य मित्र मनमोहन सिंह ने इस रास्ते पर देश को लगाया है। इसलिए आप ये बातें मत कीजिए कि 10 महीनों में सब बुरा हो गया। अगर बुराई है तो उस बुराई पर देश जाने अनजाने चल पड़ा है। सोमनाथ जी, इंद्रजीत जी, मुलायम सिंह जी, आप भी राम मनोहर लोहिया की बातें कर रहे थे। देश का भविष्य इन बातों से नहीं तय होगा कि कौन धर्मनिरपेक्ष है और कौन सांप्रदायिक है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता तब बढ़ती है, जब सवाल तब उठता है जब देश के लोगों की भावनाएं किस ओर जा रही हैं। भूख, पीड़ा, दर्द से तबाह व्यक्ति जब अपने लिए कोई भविष्य नहीं देखेगा, जब उसके लिए विकास में कोई साझेदारी नहीं दिखाई पड़ेगी, तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी के साथ, अपने पुराने अस्तित्व के साथ वो जोड़ने की कोशिश करता है। आज देश के करोड़ों बेबस लोग, उनको आर्थिक विकास में कोई अपना हिस्सा नहीं दिखाई देता, तो जाति और धर्म से अपने को जोड़ करके अपनी पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं। ये जातिवादी शक्तियाँ, ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली शक्तियाँ तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक अशिक्षा रहेगी, जब तक बेबसी रहेगी, जब तक शोषण रहेगा, जब तक मनुष्य को मर्यादा की जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। उन सवालों पर मुलायम सिंह जी ने आप थोड़ी सी चर्चा तो की, नाम तो लिया, लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता की बातें इस दूर तक मत बढ़ा दीजिए कि कट्टरवादी ताकतें चाहे एक तरफ की हों चाहे दूसरी तरफ की हों, उनको ज़्यादा बढ़ावा मिले। मुझे आज बड़ा संतोष हुआ और प्रसन्नता हुई सोमनाथ जी के भाषण को सुनकर। उन्होंने एक बात जरूर कही
कि आज सहयोग की जरूरत है, आज सहमत की आवश्यकता है। समस्याओं को मिल करके समाधान करना होगा, न केवल इस तरफ बैठे हुए लोगों को बल्कि इन लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। उनको समझाने की भी कोशिश की कि हमारे और आपके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं है। चिदम्बरम जी ने बहुत योग्यता के साथ अपनी बातें कहीं, एक दो बातों को छोड़ करके उन केवल सुषमा स्वराज को प्रसन्न करने के लिए बजट मत पास कराओ चिदम्बरम, और बातें सब सही। सुषमा स्वराज प्रसन्न होंगी कि नहीं, अडवाणी जी तो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, मुरली मनोहर उतने ही दुखी हो जाएंगे। इनकी भी ये परेशानियां, लेकिन हम क्या करें, ऐसे ही देश में हमें रहना है। और मैं आपसे कहूँगा हमें एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी के हमारे एक मित्र ने कहा आप जनता पार्टी में थे तो बीजेपी का साथ लिए थे, उस समय सामान्य राजनीति नहीं थी, भारत तानाशाही के कगार पर था। मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर की हैसियत से 18 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा था। आपके उस समय के नेता ने मुझसे कहा था किसी कीमत पर समझौता करने के लिए, मैंने कहा तानाशाही और जनतंत्र के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। और उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था आज केवल जमहूरियत को बचाने का सवाल है। सारे तीसरे विश्व में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में, जिन देशों में आज़ादी आई, सबने जनतंत्र का प्रयोग किया, सब जगह जनतंत्र का दीपक बुझ गया था। अकेले हिंदुस्तान में टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था, उसको बुझाने की कोशिश हुई। सारी दुनिया के नीतिकारों ने, राजनीतिक व्याख्याकारों ने कहा था भारत में भी जमहूरियत का चिराग बुझ गया। उस समय हमारे जैसे लोगों के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लोगों के लिए, हमारे मित्र बोमैया के लिए, मुरली मनोहर, रामविलास ऐसे लोगों के लिए उस चिराग को फिर से जलाने के लिए सबसे हाथ मिलाने की जरूरत थी। वो आपद धर्म था। मैं ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे कोई छुआछूत लग जाएगी बीजेपी के लोगों के साथ। हम इस बात को अभिमान के साथ कहते हैं, उस समय हमारे विदेश मंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उन्होंने सम्मान प्राप्त किया, एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक के रूप में शायद कम लोगों को सम्मान मिला होगा। हम मिल करके आप काम करें, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम मिल करके काम नहीं करना चाहते। अटल जी, कम से कम आप इस बात के गवाह हैं, बाबरी मस्जिद जिसके नाम पर बड़ी गालियां दी जाती हैं बीजेपी के लोगों को, बाबरी मस्जिद का सवाल हल होने को था। मुलायम सिंह उसके बारे में जानकार हैं। अगर 1 महीना 1.5 महीना हमारी सरकार रही होती तो शायद ये सवाल नहीं रहता। कौन उस मामले को हल नहीं होने दिया? मुलायम सिंह जी, आप उसको भी जरा कभी कह दें। मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने एक वादा किया है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैंने जो जाना वो कभी कहूँगा नहीं किसी से। लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। अगर वो दिन, अगर हम लोग कुछ संयम से बात किए होते, अगर हमारे यही मित्र उस समय भी सरकार को नहीं गिरा दिए होते, तो आज ये धर्मनिरपेक्षता का सवाल इस रूप में नहीं उठता। आइए हम और आप फिर भी सोचें, पुरानी भूलों से कुछ सीखें। और अध्यक्ष महोदय, हम में बड़ी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन अंत में एक ही बात कहूँगा। रघुपत साहब फिराक का एक शेर मैंने जेल में पढ़ा था, इस खंडहर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात। Before